हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के 7500 क्वेश्चन वाले बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 4 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इससे पहले दोस्तों, हम लोगों ने 5000 क्वेश्चन वाले बुक को भी डिस्कस कर चुके हैं। वो हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से अवेलेबल है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा, और अगर देखे हैं तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो दोस्तों, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम अभिधम्म पिटक है, जो कि त्रिपिटक का एक भाग है। त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों का संग्रह है त्रिपिटक। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिधम्म पिटक। दोस्तों, त्रिपिटक यह भगवान बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट के सही कथन का विकल्प चुनिए। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। पहला है, वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, छंदोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तो ये भी सही है दोस्तों, छंदोपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तीसरा है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी सही है दोस्तों, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है। तो दोस्तों, मानव सभ्यता से संबंधित युग होलोसीन का युग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होलोसीन। अगला प्रश्न है, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विभाग दिया हुआ है और दूसरी तरफ उससे संबंधित कार्य दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला है, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज किस विभाग को कहा जाता था दोस्तों। तो इसका सही जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा सैन्य विभाग। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता था। दीवाने रसालत, यह विदेशी और धार्मिक मामले का जो विभाग होता था उसे कहा जाता था। उसके बाद है दीवाने ईसा, जो कि दीवाने ईसा संचार मंत्री का विभाग होता था, संचार मंत्री होता था। उसके बाद है दीवाने विजारत, जो कि वित्त मंत्री होता था, वित्त विभाग होता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, बी, डी और ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सी, बी, डी, ए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था। तो दोस्तों, बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था, जो कि बहमनी शासक में छठे शासक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। दोस्तों, यह मकबरा कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, जिसका निर्माण फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत के द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन शब्द विश्वा का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमि नापने की इकाई होता था विश्वा, जो कि एक बीघे में जो 1 बीघा भूमि होता था उसका 20वां भाग को विश्वा कहा जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमि मापने की इकाई। सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को टाका और तांबा के सिक्के को जीतल कहा जाता था सल्तनत काल में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण देवराय प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाने के साथ साथ उस नदी से लेकर अपनी राजधानी तक नहर का भी निर्माण करवाए थे। दोस्तों, देवराय प्रथम के काल में एक विदेशी यात्री आए थे। वो कौन थे, तो वो थे निकोलो कांटी, जो कि इटली यात्री थे।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राज्य भाषा घोषित किया था वो कौन थे? तो वो थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जो भारत के दक्कन क्षेत्र के बीजापुर राज्य के छठे शासक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला है फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 3 मई 1939 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था दोस्तों? तो यह आया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। फिर है आज़ाद हिंद फौज का गठन, यह हुआ था दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को। फिर है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, यह कब घोषित किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? तो यह घोषित किया गया था 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 4, 2 और 3। 1, 4, 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, यह किसके लिए बनाया गया था? तो यह दोस्तों दलितों के लिए बनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों रैमजे मैकडोनल्ड ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक पंचाट के बारे में बताए थे। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिक पंचायत बनाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों से दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का स्थापित करना। ठीक है, तो इसकी वजह से रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत को बनाया, जिससे रुष्ट होकर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को अधूरा छोड़कर चले गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने विलय की नीति के साथ साथ व्यापक सिद्धांत का भी इस्तेमाल करके अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1883 ईस्वी में इन्होंने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार ने अकाल संहिता को पारित किया था। दोस्तों यह संहिता खाद्य की कमी की स्थिति को तीव्रता के हिसाब से बढ़ाती थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इस अभियान में किसानों ने करों को भुगतान नहीं करने का फैसला किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो वो थे सर सैयद अहमद खां। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 19वीं शताब्दी के अंत में धन निष्कासन सिद्धांत को पेश किए थे। दोस्तों इस थ्योरी को ड्रेन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना अगस्त 1936 ईस्वी में हुई थी। 1936 ईस्वी में यह दोस्तों समाज में ब्राह्मणवादी एवं पूंजीवादी संरचनाओं के खिलाफ एक राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो ये दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 22 में किया गया है। यानी निवारक निरोध की चर्चा संविधान के आर्टिकल नंबर 22 में निहित है। इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे या फिर न्यायालय के द्वारा सिद्ध के निरुद्ध करना। अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन
लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों इस समिति का गठन सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचन के जरिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 59वां संविधान संशोधन जो कि 1988 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत दोस्तों केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर पंजाब में आपातकाल लगाने का अधिकार दिया गया। इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति शासन को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। तो दोस्तों शून्य आधारित बजट होता क्या है, तो वैसा बजट जिसे नए सिरे से बनाया जाता है, जो पिछले बजट पर आधारित नहीं होता है, बल्कि वह शून्य से अपने 1 साल के बजट को तैयार किया जाता है, तो वो होता है शून्य बजट। यह गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर आधारित है, शून्य आधारित बजट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार यह नागरिकों के स्वच्छंद शासन से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागरिकों के स्वच्छंद शासन के रक्षा का गारंटी देता है। दोस्तों मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट होते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षक होते हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक निहित है, जिसे दोस्तों हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार को हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म अनुच्छेद या प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है आर्टिकल 124। दोस्तों आर्टिकल 124 में क्या है, तो इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। और यहाँ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होगा, तो ये गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी चर्चा आर्टिकल 124 में नहीं की गई है। जबकि क्या किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 124 में, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है अनुच्छेद 132, इसमें उच्चतम न्यायालय के अपीली अधिकार की चर्चा की गई है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है अनुच्छेद 143, इसमें उच्चतम न्यायालय के परामर्श शक्ति की बात कही गई है, ये भी सही है। इसमें अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं, जब राष्ट्रपति उनसे परामर्श लेगा तब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं, लेकिन उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अगर उनका मन होगा तो वो मानेंगे, अगर मन नहीं होगा तो वो नहीं मानेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 136 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त दी गई है अनुच्छेद 136 में, तो ये भी सही सुमेलित है। गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, और यही पूछ रहा था कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों पूरे वर्ष चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पछुआ हवा। दोस्तों ये दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली स्थानीय पवन है। इसकी दिशा पश्चिम में होने की वजह से इसे पछुआ पवन कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी यानी सुदूर पूर्वी हिस्से पर मौजूद है, ये नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई 7782 मीटर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नामचा बरवा। अगला प्रश्न है किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा क्या कहलाती है। तो दोस्तों किसी भी नक्शे
पर ढाल को दिखाने के लिए जो रेखा खींची जाती है उसे हेच्यूर कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो छोटी छोटी सीधी रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। दोस्तों, महाद्वीपीय शेल्फ और गहरे महाढाल तल के बीच का तीव्र ढलान वाला क्षेत्र को महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों, धारावाहक चालक का संबंध चुंबकीय क्षेत्र से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, क्या होता है कि जब किसी तार में से धारा बहती है तो वह अपने चारों तरफ यानी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो कि धारावाहक चालक से संबंध रखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मांड की स्थायी दशा के प्रतिरूप का पुष्टि करता है हिग्स बोसॉन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? तो दोस्तों, जंग एक यौगिक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों, जब लोहा को नमी और ऑक्सीजन मिलता है तो उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया से लोहे पर आयरन ऑक्साइड की परत बनती है, जिसे जंग कहते हैं, जो कि एक यौगिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, हैबर प्रक्रिया में अमोनिया के उत्पादन में लोहे का प्रयोग किया जाता है, बारीक विभाजित लोहे का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। दोस्तों, यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो दोस्तों, एम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, एम कोश यह परमाणु का तीसरा ऊर्जा स्तर होता है। एम कोश जो होता है उस कोश संख्या का सूत्र होता है 2n²। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। पोटेशियम इसका सही आंसर है। दोस्तों, आवर्त सारणी के समूह 2 में क्षारीय मृदा धातु पाई जाती है। इन धातुओं के संयोजकता सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मृदा क्षार है, मृदु क्षार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदु क्षार। यह जल में घुलकर दूध जैसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है MgOH2। ठीक है, MgOH2 होता है। इसका उपयोग दोस्तों पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों, लिंग निर्धारण के लिए एलोसोम्स उत्तरदायी होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, मनुष्य में एलोसोम्स की एक जोड़ी पाई जाती है, जो किसी भी जीव के जैविक लिंग का निर्धारण करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, इसे पोलर फ्लैजेला भी कहा जाता है। फ्लैजेला का मतलब कसाविक होता है, तो इसे पोलर कसाविक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए संकुचनशील रिक्तिका उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
दोस्तों संकुचनशील रिक्तिका केवल अमीबा में पाया जाता है, इसे प्रसार नियम भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वचीय श्वसन होता है। तो दोस्तों त्वचीय श्वसन केचुआ में, मेढक में और मछली में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये त्वचीय श्वसन होता क्या है? तो दोस्तों त्वचा के जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को ही त्वचीय श्वसन कहा जाता है। यानी त्वचा के द्वारा जो सांस लिया जाता है उसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। तो त्वचा के द्वारा केचुआ, मेढक और मछली ये सांस लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल कौन सा होता है? तो दोस्तों मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों पाचन की प्रक्रिया के दौरान अमाशय में HCl बनता है जो कि पेट में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HCl। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों हमारे बॉडी में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लंगाटा का है, जो कि हमारे मस्तिष्क के पिछले वाले भाग में पाया जाता है। यानी मस्तिष्क में मौजूद होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, जिसका आकार छर्नुमा होता है, जो दिखने में शंकु आकार का दिखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पस मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में पुष्प और बीज नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसे क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्प। अगला प्रश्न है, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो दोस्तों पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऐसा मुद्रा वस्तु मुद्रा कहलाता है, जो कि किसी भी सामान को खरीदने और बेचने में मदद करता है, उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो दोस्तों यह ध्येय जो है, यह वाक्य प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था? तो यह 1951 से लेकर 1956 तक रहा था और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों विश्नोई आंदोलन का संबंध वृक्षों के संरक्षण से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1730 ईस्वी में हुआ था और इसकी जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे अमृता देवी। दोस्तों यह आंदोलन विश्नोई धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया गया था वृक्ष को बचाने के लिए। दोस्तों विश्नोई आंदोलन को चिपको आंदोलन का अग्र आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो वह दोस्तों आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिम चादर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों जब वैश्विक तापन बढ़ेगा तो सबसे पहले आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड का हिम चादर ही पिघलेगा, जिससे पूरी पृथ्वी प्रभावित हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में हुआ, 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर 1961 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हुआ कहाँ पे? तो यह दोस्तों बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? चलिए देखते हैं कि कितना सही सुमेलित है। पहला है गद्दी जनजाति,
जो कि हिमाचल प्रदेश की जनजाति है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सिंगपो जनजाति, यह अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, ये भी सही सुमेलित है। तीसरा है थारू जनजाति, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनजाति है, तो ये भी सही है। चौथा है सहरिया जनजाति, जो राजस्थान की जनजाति है, तो ये भी सही है। इसमें से चारों के चारों सही सुमेलित हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 2024 के अंतर्राष्ट्रीय कैमेलीड उष्टगन वर्ष किसने घोषित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएनए के द्वारा घोषित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों कैमेलीड होता क्या है? तो यह जुगाली करने वाली एक शाकाहारी जीव होता है जो ऊंट के समान दिखाई देता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कैमेलीड वर्ष घोषित करने का उद्देश्य क्या था? तो यह दोस्तों कैमेलीड के महत्व को दिखाने के लिए 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलीड वर्ष घोषित किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। इसका कार्य क्या है? तो इसका दोस्तों कार्य है पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से जुड़े मामले को सुनना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को। अगला प्रश्न है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी से हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2015। लेकिन इसकी घोषणा कब हुई थी अगर पूछे तो दोस्तों इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था और 11 दिसंबर कब 11 दिसंबर 2014 ईस्वी को यह घोषणा हुआ था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2015। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ अगले दिन। जय हिंद।